नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महाकुंभ 2025 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अब पलटवार कर दिया है और कहा कि मल्लिकार्जुन ने कहा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वह माफी मांगते हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं आहत नहीं हुई। कांग्रेस की भावनाएं सनातन धर्म के उन्मूलन से जुड़ी है। विश्व मंच पर कांग्रेस भावनाएं वैश्विक हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनके बयान से स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की। वही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग के लिए महज 7 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में अब सियासी घमासान चरम पर पहुंचने लगा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल आतंकवाद यानी यमुना नदी में हरियाणा की तरफ से जहर मिलाने के आरोप लगाए। इन आरोपों पर अब सीएम नायब सिंह सैनी भड़क उठे हैं। जल आतंकवाद का केजरीवाल का जुमला उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है और वह बुरी तरह घिर गए हैं। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनसे कई सवाल पूछे हैं और जवाब भी मांगा है। साथ ही कहा कि अगर जवाब नहीं दिए तो मानहानि केस की चेतावनी भी देते हुए वो नजर आए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, सुनिए। एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं। उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर
पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। अब दिखाना तो वो चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई जहरीला पानी नहीं आ रहा, पर आखिर सच्चाई तो सच्चाई होती है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। वही बागपत हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। तो हादसे में मौत की संख्या बढ़ गई है। वॉच टावर टूटने से 7 की मौत हो गई है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैन धर्म के कार्यक्रम में मचान टूटने से यह हादसा हुआ है। आदिनाथ भगवान को लड्डू चढ़ाने के चलते यह हादसा हुआ। बड़ौद के जैन कॉलेज में चल रहा था कार्यक्रम। हादसे के बाद डीएम-एसपी वहां पर मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। आदिनाथ भगवान को लड्डू चढ़ाने के समय यह हादसा हुआ। वॉच टावर टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इस हादसे के बाद लोगों का दिल दहल गया है और ऐसे में अब इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर एसपी और तमाम आला अधिकारी की मौजूदगी है। तो वॉच टावर टूटने से 7 की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर शोक जताया है। हादसे में बढ़ा है मौत का आंकड़ा। पहले 5 लोगों की मौत बताई जा रही थी, अब 7 लोगों की जान चली गई है। बड़ौद के जैन कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था, तब ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा भी लगातार एक्स पर पोस्ट करके हमला बोला जा रहा है। सपा ने बागपत में धार्मिक आयोजन के दौरान हुए हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे पहले क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम पर इस हादसे में अपडेट सामने आए? बड़ौत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मौके पर डीएमएसपी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ मेरठ रेंज के डीआईजी भी मौके पर रवाना हो गए हैं। मेरठ रेंज के डीआईजी का कहना है कि इस मामले में जो हादसा हुआ है, जो घायल हैं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की जा रही है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दे दिया है। वहीं इन सबके बीच अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि यहाँ पर प्रशासनिक और सरकार की बड़ी लापरवाही है। इस पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हादसे से बीजेपी सरकार पल्ला झाड़ लेती है और दावे तो तमाम करती है। हालांकि सपा के इस टूट के बाद सियासत भी तेज हो चली है। फिलहाल इस मामले में अब तक बिल्कुल आपसे सियासत तेज हो चली इस हादसे पर, लेकिन अब सवाल यही है कि घटनास्थल पर अभी किस तरीके की हलचल है? क्या रेस्क्यू टीम अभी वहां मौजूद है? किसकी मौजूदगी है घटनास्थल पर? क्योंकि अगर बात करें हादसे की, तो करीब 80 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। 40 की हालत गंभीर है, 7 की मौत हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। वह घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो इससे कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक भी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं, ऐसा सूत्रों से पता चला है। फिलहाल इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हाथरस सत्संग हादसा में जिस तरह से 121 लोगों की मौत हुई थी, इसमें सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई थी, जांच कमेटी गठित की गई थी और कई लोगों को जेल भेजा गया था। और इसी तर्ज पर जिस तरह से बागपत के बड़ौत में यह बड़ा हादसा हुआ है, यह भी कहीं न कहीं जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आसिफ, इस तरीके के आयोजन में क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए एक अहम रोल होता है, एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन अब किसकी लापरवाही है इस हादसे में, इसकी जांच की जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस हादसे को लेकर देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी दुखद घटना है। एक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा था, जो बताया जा रहा है कई सालों से किया जाता है। इसमें मौके पर जो ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसमें स्तंभ पे ऊपर जाने के लिए, इसका फेलियर यहाँ पे बताया गया प्रथम दृष्टया। इसके फेलियर के कारण जो है यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है। जो कई लोग हैं इसमें रेस्क्यू भी किए गए हैं, उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तत्काल उनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है। मौके पर डीएम एसएसपी दोनों मौजूद हैं, इनके द्वारा इसमें जांच किया जा रहा है कि एग्जैक्ट क्या कारण है इसमें,
बाकी इसको परंपरागत कार्यक्रम ही बताया गया है और फोर्स भी यहाँ पे लगी थी, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल है। ये अभी डीएमएसपी की जो टीम है ये अभिलेखों को चेक कर रहे हैं, इसमें जो परमिशन आदि भी जनरेट हुई हैं उसमें क्या संख्या थी और क्या वो था। फिलहाल अभी फोकस इसमें प्राथमिक रूप से। अब आपको सीधे ले चलते उड़ीसा, जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्कर्ष मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे, जो एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने में राज्य के अचीवमेंट्स पर आधारित है। समिट 3 विषयों पर स्टार्ट है। अप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड है। तो इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन में जीवंत औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया और मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। तो 2 दिवसीय सम्मेलन में जीवंत औद्योगिक की परिस्थिति की तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। ओडिशा में निवेश के लिए द्वार खोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है, जो एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने में राज्य के अचीवमेंट्स पर आधारित है। समिट में मुख्यतः 3 विषयों पर चर्चा की गई है। 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्टार्टअप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर ये पूरा कॉन्क्लेव बेस्ड है और मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा की जाएगी, जिसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन में जीवंत औद्योगिकी परिस्थिति के तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ओडिशा को विकास का पंख दिया गया है। विकास के दरवाजे ओडिशा के लिए खोल दिए गए हैं। महिलाओं को भी बिजनेस वुमन बनाने की कोशिश की जाएगी। ओडिशा में निवेश के लिए ये दरवाजा खोला गया है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये कॉन्क्लेव वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने में राज्य के अचीवमेंट्स पर आधारित है। सिस्टम को भी इसमें पर ध्यान दिया जाएगा। तो उड़ीसा में निवेश के लिए ये द्वार खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। राज्य को विकास का पंख देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब आपको सीधे ले चलते हैं उड़ीसा, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी
हैंड होल्डिंग करें। अब ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों, ओडिशा सरकार से कहूंगा कि आप सभी मिलकर यहां एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करें। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। साथियों, आप सभी दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष की हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है। आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। इसी भाव के साथ ही हमने G20 के कल्चर से जुड़े इवेंट उड़ीसा में रखे थे। कोणार्क सन टेम्पल के चक्र को हमने G20 के मेन इवेंट का हिस्सा बनाया था। उत्कर्ष ओडिशा में हमें ओडिशा के इस टूरिज्म पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना है। यहां की 500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन, 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। आज भारत का फोकस है वेट इन इंडिया। आज भारत का मंत्र है हील इन इंडिया। और इसके लिए ओडिशा का नेचर, यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मददगार है। साथियों, आज भारत में कॉन्फ्रेंस तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।